हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके स्टडी इन्फो। दिस इज़ मी बाबर हुसैन। तो हमने इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के ऊपर कुछ दिन पहले भी एमसीक्यूज़ किए थे, तो ये उसी का पार्ट 2 है। हमने 10 एमसीक्यूज़ किए थे, बिल्कुल बेसिक एमसीक्यूज़ में फ़िलहाल करवा रहा हूँ। ये दिखने में तो बहुत आसान लग रहे हैं, लेकिन इनमें कन्फ्यूजन्स हो सकती है, तो इसीलिए मैं फ़िलहाल के लिए बेसिक करवा रहा हूँ जिनमें कन्फ्यूजन हो सकती है। तो अब इसका पार्ट 2 है, और फिर आराम से कुछ टाइम के बाद पार्ट 3, और इसी तरह से आराम आराम से हम लेवल बढ़ाते जाएंगे। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, वहीं से आगे कंटिन्यू रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 बता रहा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फीचर दैट अलाउज ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव इन द कंडीशंस ऑफ देयर हैबिटेट। अपने अपने हैबिटेट में कोई भी ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिज्म है, कोई प्लांट है, कोई एनिमल है, वो वहाँ पे सर्वाइव कर पाता है, आराम से रह सकता है। तो इस फीचर को क्या कहते हैं, इसको क्या कहा जाता है? एडजस्टमेंट कहा जाता है, एडॉप्टेशन कहा जाता है, एस्लीमेराइजेशन कहा जाता है, या फिर एडॉप्टिव वेरिएशन कहा जाता है। तो देखिए, क्वेश्चन बहुत आसान है। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा एडॉप्टेशन। क्यों? क्योंकि आपने सुना होगा हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि इस इन्वायरमेंट के अंदर हम अडॉप्ट हो चुके हैं, दूसरी इन्वायरमेंट में अडॉप्ट होने के लिए हमें टाइम लगेगा। तो ये अडॉप्ट क्या है? अडॉप्ट जो है यही वर्ड है। बेसिकली अडॉप्ट क्या होता है? एक मेथड होता है, एक फीचर होता है जो क्या बताता है कि किसी भी नए हैबिटेट में किस तरह से हम एडजस्ट हो सकते हैं। जो चेंजेस आते हैं इन्वायरमेंट के अंदर, एक इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट में जाते हुए जो चेंजेस आते हैं, तो उन चेंजेस के अकॉर्डिंगली हम किस तरह से खुद को एडजस्ट करते हैं, इसको एडॉप्टेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, अ वाइड वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। तो अलग अलग वैरायटी जो होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उन्हें क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी, पॉपुलेशन, हैबिटेट, या फिर डाइवर्सिटी। तो यहाँ पर हैबिटेट तो ऑब्वियसली नहीं आएगा, पॉपुलेशन भी हो सकता है, डाइवर्सिटी भी हो सकता है, बायोडाइवर्सिटी भी हो सकता है। तो वाइड वैरायटी की बात की गई है, सिर्फ डाइवर्सिटी की नहीं, वाइड वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात की गई है, और किन की? लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात की गई है। तो यहाँ पर क्या आएगा? इकोलॉजी के अंदर हम उसे क्या कहते हैं? ये जो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 13, हाइनाज एंड वल्चर्स आर। हाइनाज एंड वल्चर ये क्या होते हैं? तो ऑप्शन है आपके पास ऑमनिवोर्स, स्क्वेंजर्स, कार्निवोर्स, या फिर हार्बिवोर्स या हार्बिवोरस, जिस तरह से आप इसे प्रोनाउंस करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा आपका स्क्वेंजर्स। अब देखिए, जो हाइनाज हैं या वल्चर्स हैं, खाते क्या हैं? मीट खाते हैं ना, डेड एनिमल्स को खाते हैं। तो यहाँ पर क्या आ सकता था? कार्निवोर्स भी आ सकता था, लेकिन यहाँ पर जो बेस्ट आंसर रहेगा वो रहेगा स्क्वेंजर, मोस्ट अप्रोप्रिएट। स्क्वेंजर क्यों रहेगा? क्योंकि स्क्वेंजर का काम क्या होता है? ये जो डेड एनिमल्स होते हैं उनको खाते हैं, जो मरे हुए होंगे, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं मरा हुआ होगा तो उसे खाएंगे। इस तरह से क्या करते हैं? बेसिकली ये इन्वायरमेंट को भी क्लीन करने का काम करते हैं। तो जैसे हाइना है, वल्चर है, इवन क्रोकोडाइल है, ये इस कैटेगरी में, स्क्वेंजर्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द सेट ऑफ इकोसिस्टम्स इज कॉल्ड। सेट ऑफ इकोसिस्टम्स यानी अलग अलग इकोसिस्टम की बात की गई है, कोई एक इकोसिस्टम, कोई दूसरा इकोसिस्टम, तो इस तरह से अलग अलग इकोसिस्टम की बात की गई है। इन्हें क्या कहा जाता है? एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोम, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसमें क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा आपका बायोम। तो बायोम क्या होता है? बायोम हमने पढ़ा था। तो ये अलग अलग जो इकोसिस्टम हमने पढ़े थे, जैसे मैंने कहा था टुंड्रा, टियागा, डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेजर्ट, सवाना ग्रासलैंड, ये क्या है? ये अलग अलग सेट हैं किसके? इकोसिस्टम के, और इनको हम क्या कहते हैं? इसे हम बायोम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच इज या फिर विच आर द एबियोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के एबियोटिक कंपोनेंट्स की बात की गई है। ऑप्शन है आपके पास सॉयल, प्रोटीन, कार्बन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए, बात किसकी गई है? एबियोटिक कंपोनेंट। तो एबियोटिक कंपोनेंट का मतलब क्या है? यानी कि जिनके पास लाइफ नहीं है। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 16 बता रहा है, व्हाट आर सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं? तो ऑप्शन ए है आपके पास लिविंग बीइंग दैट फीड ऑन द सैप ऑफ ट्री बार्क। ऑप्शन बी है आपके पास लिविंग बीइंग दैट फीड ऑन डेड और डिकेड ऑर्गेनिक मैटर। ऑप्शन सी है आपके पास लिविंग बीइंग दैट फीड ऑन लिविंग बीइंग। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? सेप्रोफाइट क्या होते हैं? ऑप्शन बी आपका क्या है?
दैट फीड ऑन डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर। ओके, तो ये हमने माइक्रो कंज्यूमर, जब हमने बेसिकली क्या पढ़ा था, जब हमने पढ़े थे आपके कंज्यूमर्स के बारे में पढ़ा था, हमने पढ़ा था ऑटोट्रॉप्स के बारे में, हमने पढ़ा था हेटेरोट्रॉप्स के बारे में, उन्हीं हेटेरोट्रॉप्स के बारे में, कंज्यूमर्स के बारे में, माइक्रो एंड मैक्रो कंज्यूमर्स के बारे में, वहां पर हमने किसके बारे में पढ़ा था, हमने पढ़ा था सेप्रोफाइट्स के बारे में। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन बायोटिक एंड एबियोटिक कंपोनेंट्स। क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या बता रहा है कि मान लो एक है आपके बायोटिक कंपोनेंट्स, एक है आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब बायोटिक आ गए जिनके पास लाइफ है, एबायोटिक आ गए जिनके पास लाइफ नहीं है। तो बायोटिक में क्या आ जाएगा, जितने भी लिविंग बीइंग्स है, ओके, एनिमल्स हैं, प्लांट्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। एबियोटिक में क्या आएंगे, जो भी नॉन लिविंग बीइंग है, सॉइल है, लाइट है, एयर है, वाटर है, टेम्परेचर है, ये क्या है, ये एबियोटिक है। अब क्वेश्चन बता रहा है कि कौन सी चीज़ है जो इंटरमीडिएटरी, एज एन इंटरमीडिएटरी काम करती है, यानी इनके बीच में रहकर काम करती है, या फिर आप कह सकते इंटरमीडिएटरी क्या मतलब होता है, दोनों के बीच में। तो क्या आएगा, ऑप्शन है आपके पास हैबिटेट, डिकम्पोजर, कंज्यूमर या फिर प्रोड्यूसर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, प्रोड्यूसर। अब कैसे आएगा वो प्रोड्यूसर, देखो प्रोड्यूसर क्या है, फॉर प्रोड्यूसर किनको हम कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं हम प्लांट्स को, जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, ऑटोट्रॉप्स को प्रोड्यूसर कहा जाता है, जो पहले ट्रॉफिक लेवल पे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई प्लांट है, ये कोई पेड़, मान लो कोई पेड़ है, ओके। अब ये पेड़ क्या है, ये खुद क्या है, बायोटिक है, प्रोड्यूसर है, ये प्रोड्यूसर है। मैंने कहा ये काम करेगा एज इंटरमीडिएटरी। वो कैसे काम करेगा, एक तरफ मान लो आप हो, ये कोई आदमी है यहाँ पर, ठीक है, ये कोई आदमी है यहाँ पर, आप हो यहाँ पर, ओके। तो ये क्या है, ये बायोटिक है, ओके। दूसरी तरफ से मान लो बाकी सारी चीज़ें हैं, सनलाइट है, ओके, सनलाइट है, नीचे यहाँ पर कोई पाउंड है। अब ये दोनों क्या चीज़ें हैं, ये सनलाइट है या नीचे ये जो पाउंड है, ये दोनों चीज़ें एबियोटिक हैं, यानी नॉन लिविंग है। अब ये प्लांट क्या काम करता है, तो प्लांट क्या काम करता है, सन से सनलाइट लेता है, यहाँ जो पानी है नीचे इस पाउंड से वो पानी लेता है, ओके। एटमॉस्फेयर जो है, एटमॉस्फेयर से वो क्या लेता है, एटमॉस्फेयर से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ओके। नीचे जो मिट्टी होगी, सॉइल जो होगी, वहाँ से क्या करेगा, वो मिनरल्स लेगा, पानी भी लेगा। तो इस तरह से वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, अपनी फूड प्रिपेयर करेगा, ओके। और उस फूड को कौन खाएगा, मान लो यहाँ पर कोई एनिमल है, वो एनिमल खाएगा या ये इंसान डायरेक्टली उसको खाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये एक इंटरमीडिएटरी की तरह काम कर रहा है, ओके। इस तरफ से बायोटिक है जो फूड ले रहा है, और दूसरी तरफ क्या है, एबियोटिक है। एबियोटिक की हेल्प से ये जो प्रोड्यूसर है ये क्या कर रहा है, अपनी फूड प्रिपेयर कर रहा है, और वो फूड कौन ले रहा है, वो दूसरा बायोटिक ले रहा है। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 18, द इकोसिस्टम अप्रोच। इकोसिस्टम जो है, जो हम इकोसिस्टम पढ़ते हैं, ये किस चीज के ऊपर फोकस करता है, किस चीज की बात करता है। ऑप्शन ए है आपके पास, कीप्स ह्यूमन नीड्स एट द सेंटर स्टेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट। ऑप्शन सेकंड है आपके पास, एम्स फॉर द शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन्स। पहला ऑप्शन क्या बता रहा है, अगर आपको समझ नहीं आएगा तो ये बता रहा है कि ह्यूमन नीड्स जो है, जो ह्यूमन नीड्स हैं उनको कहां पर रखता है, सेंट्रल स्टेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट, यानी जो बायोडाइवर्सिटी है, ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी, उसकी मैनेजमेंट की बात हो रही है यहां पर, यानी जो बायोडाइवर्सिटी है उसकी मैनेजमेंट करनी है, ओके। लेकिन इसके साथ साथ जो ह्यूमन नीड्स है वो कहां पर रहेंगी, सेंट्रल स्टेज पे रहेंगी, ओके। यानी कह सकते हो आप बेसिकली कि दोनों को पैरेलली चलाने की बात हो रही है, यानी आपने बायोडाइवर्सिटी को भी प्रोटेक्ट करना है, ह्यूमन वांट्स को भी साथ में लेकर चलना है। लेकिन ह्यूमन वांट्स ऐसी नहीं होनी चाहिए कि उससे बायोडाइवर्सिटी जो है उसके ऊपर कोई बुरा इंपैक्ट आए। पहले ऑप्शन का ये मतलब है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, एम्स फॉर शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन। दूसरा ये बताता कि इकोसिस्टम जो हम पढ़ते हैं, जो अप्रोच है इकोसिस्टम, वो किसकी बात करते हैं, शॉर्ट टर्म, यानी अभी के लिए फायदा हो जाए, शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन, लॉन्ग रन की ये बात नहीं करता है। तो इसमें से कौन से ऑप्शन जो है करेक्ट है, क्या सिर्फ पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी बता रहा है कि सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी बता रहा है कि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी बता रहा है ना पहली स्टेटमेंट करेक्ट है और ना ही दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन ए, यानी कि सिर्फ जो पहली स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो सेकंड स्टेटमेंट क्या बता रही है कि शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन, जबकि बायोडाइवर्सिटी जो हम पढ़ते हैं, इकोसिस्टम जो हम पढ़ते हैं, इन्वायरमेंट जो हम पढ़ते हैं, इसके अंदर ऐसी कहीं पे भी बात नहीं की गई है। हाँ, इसके ऑपोजिट बात की गई है। इसके अंदर ये बात की गई है कि हमें क्या करना है, शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि ओवरऑल लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जाती है। अब जितने भी रिसोर्सेज हैं एनवायरनमेंट के अंदर, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। इकोनॉमिक्स के अंदर भी हम यही पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर हम देखते हैं कि रिसोर्सेज की क्या है, रिसोर्सेज की स्कैरसिटी है, रिसोर्सेज कम है, वांट्स अनलिमिटेड है। तो उन अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्स के जरिए किस तरह से सेटिस्फाई किया जाएगा, उसको इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो रिसोर्सेज क्या है आपके पास? रिसोर्सेज आपके पास लिमिटेड है, लेकिन आपके पास जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। तो उन रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसा होगा, ऑप्टिमम यूज कैसे किया जाएगा विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट और विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है। ये काम है किसका? इकोसिस्टम अप्रोच इस चीज की बात करती है। ओके, तो इसमें पहला जो है वो राइट आंसर आएगा और दूसरा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 19, द वेजिटेशन इज मार्क्ड बाय लो रेनफॉल। देखो लेवल बढ़ रहा है ना आराम आराम से। ओके, द वेजिटेशन, अब यहां पर आपको रिकॉग्नाइज करना है कि यहां पर कौन सी वेजिटेशन, 4 वेजिटेशन दी है, तो इनमें से अभी ये फीचर बताएगा, तो आपने उसे रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है कौन सी वेजिटेशन है। दिस वेजिटेशन इज मार्क्ड बाय लो रेनफॉल, भाई बारिशें कम होती, पहली बात। सैंडी सॉयल, शायद आपको आइडिया लग गया होगा, और सॉयल कैसी है? सैंडी है, रेत ही रेत है। हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर हाई है। ट्रीज हैविंग शॉर्ट लीव्स, और जो पेड़ पौधे हैं उनके पत्ते क्या है? छोटे छोटे हैं। डीप रूट्स, लेकिन जो जड़ें हैं वो नीचे तक, काफी ज्यादा नीचे तक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ देम, तो किसकी बात हो रही है? जीरोफाइटिक वेजिटेशन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, टियागा वेजिटेशन या तुंद्रा वेजिटेशन। तो आप यहां पर जरा देखो, लो रेनफॉल, सैंडी सॉयल, हाई टेम्परेचर, ट्रीज शॉर्ट लीव्स विद शॉर्ट लीव्स एंड डीप रूट्स, ये कहां पर होता है? ये डेजर्ट के अंदर होता है। डेजर्ट के अंदर जो प्लांट होते हैं उनकी जो रूट्स होते हैं वो बहुत नीचे तक होते हैं, लैंड से बहुत नीचे तक होती है, ताकि नीचे जो लैंड के अंदर पानी है उसको अच्छे से वो सक कर सके। ओके, पत्ते जो होते हैं, पेड़ों के जो पत्ते होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, ताकि ट्रांसपायरेशन के जरिए जो है वाटर लॉस को रोका जा सके। टेम्परेचर ऑफ कोर्स वहां पर हाई होता है, सैंडी सॉइल होती है, रो रेनफॉल होती है ऑफ कोर्स, नो डाउट। तो ये किसके एग्जांपल आएगी? जीरोफाइटिक वेजिटेशन, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। तो जीरोफाइटिक वेजिटेशन कहां पर होती है? डेजर्ट एरिया में होती है, जहां पर हाई टेम्परेचर होता है, लो रेनफॉल होता है। ट्रीज जैसे कि कैक्टस हैं, उनके छोटे छोटे पत्ते होते हैं, डीप रूट्स होते हैं, और कहां पर वो सैंड में बनते हैं। ओके, और ट्रीज होते हैं स्कैटर्ड होते, फैले हुए थे इस वेजिटेशन में। Question number 20. Which of the following factors determine the characteristics of the community as well as the pattern of organization of the members in the community? आप शायद सोच रहे होंगे कि जेकेएसएसबी ऐसे जैसे क्वेश्चन कहाँ पूछने लगी। तो अगर आपने रिसेंटली जेकेपीएसआई का सीबीटी वाला पेपर देखा होगा तो वहां पर देखना एनवायरनमेंट के कैसे क्वेश्चन पूछे थे। ओके, तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। मैं आपको एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो उसके आसपास जो जो क्वेश्चन होंगे उसी हिसाब से मैं यहाँ पर करवा भी दूंगा। इट इज़ अप टू मी, मुझे मालूम है आपको प्रिपरेशन कैसे करवानी है। ओके, तो इसलिए अच्छे से उसको इन डिटेल में पढ़ो। आपको सिर्फ ये नहीं याद रखना अच्छा एज इफेक्ट ये होता है, एज स्पीशी ये होती है, ऊपर ऊपर से रट्टा मार लिया, ऐसे नहीं करना है। पढ़ना है अच्छे से, मज़े से पढ़ो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी के कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है कि नीचे जो ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन से फैक्टर हैं जो कम्युनिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स। कम्युनिटी हमने पढ़ा था ना, कम्युनिटी के अंदर क्या आते हैं, हमने पढ़ा था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। हमने कहा था सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, एक इंडिविजुअल होता है, ओके, एक ऑर्गेनिज्म होता है, ओके, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद पॉपुलेशन आती है, यानी ये अगर एक हाथी है तो यहाँ पर 5-6 हाथी आ जाएंगे, सेम स्पीशी। ओके, उसके बाद कम्युनिटी हमने देखा था कि अब यहाँ पर बहुत सारे हाथी होंगे,
यहाँ पर कुछ घोड़े भी होंगे, यहाँ पर कुछ मान लो फ्रॉग्स होंगे, यहाँ पर कुछ स्नेक भी होंगे, अलग अलग स्पेशीज आ जाएंगी। ओके, तो ये होता है कम्युनिटी जिसमें अलग अलग स्पेशीज। लेकिन बायोटिक की ही बात हो रही है, ए बायोटिक यहाँ पर नहीं आते। ए बायोटिक कहाँ पर आ जाएंगे, जब हम नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं, यानी इकोसिस्टम पे चले जाते हैं। यहाँ पर अलग अलग स्पीशीज आपको देखने को मिलेंगी, घोड़े की, हाथियों की, और बाकी जो भी जानवर आपके माइंड में आता है, कोई प्लांट आता है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है, अलग अलग स्पीशीज आते हैं कम्युनिटी के अंदर। तो ये बता रहे हैं इनमें से कौन से फैक्टर जो है जो कम्युनिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन करता है, एज वेल एज पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और फिर उनकी ऑर्गेनाइजेशन, वो कम्युनिटी किस तरह से होगी, किस तरह का उसका पैटर्न होगा, उसको डिटरमाइन करती है। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कम्युनिटी एज वेल एज पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मेंबर्स इन द कम्युनिटी। कम्युनिटी के अंदर उस कम्युनिटी के जो मेंबर्स होंगे वो कैसे होंगे, इसको भी डिटरमाइन करवाता है। ऑप्शन है आपके पास पॉपुलेशन, पॉपुलेशन डेंसिटी, एनवायरमेंट फैक्टर्स, या फिर नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन 20 है, इसका राइट आंसर है एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर ही होता है जो क्या करता है, किसी भी एरिया का जो वहां पर कम्युनिटी रह रही है उसके मेंबर्स और उस कम्युनिटी के फीचर कैसे होंगे, ये डिपेंड करता है एनवायरनमेंट। वहां पर जैसा एनवायरनमेंट होगा उस हिसाब से वो कम्युनिटी जो है वो ऑर्गेनाइज होगी, उस हिसाब से उनका जो पैटर्न होगा इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जो है वो रहेगा। अगर एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करें, वहां पर कम्युनिटी की बात हो रही है, वहां पर अलग देखने को मिलेगा। कहीं आप ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की बात कर रहे हो, सवाना ग्रासलैंड की बात कर रहे हो, या फिर किसी डेजर्ट की बात कर रहे हो, तो अलग अलग लेवल डिपेंड करता है एनवायरमेंटल फैक्टर कैसे हैं वहां पे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो एनवायरमेंटल फैक्टर जो है ये सबसे ज्यादा एनवायरमेंट फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है किसी भी कम्युनिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे, एज वेल एज पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा उस कम्युनिटी के मेंबर्स का। ओके, तो ये थे आपके 20 क्वेश्चन जो हमने कर लिए। ये था आपका बेसिकली पार्ट 2। तो बहुत जल्दी इसका पार्ट 3 भी आ जाएगा और बाकी लेक्चर जो है एनवायरनमेंट के ऊपर वो भी आ जाएंगे। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक, आज के ये एमसीक्यूज आपने अच्छे से इनको एंजॉय किया होगा और आपने खुद भी मैक्सिमम आंसर दिए होंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।